ओके हेलो बीएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था बीएससी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जिसके अंदर हमने हमारी नई यूनिट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया था, जिसका ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में शेयर कर चुकी हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमने टाइप्स या फिर आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो पहला क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड, इसे पढ़ना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मैंने आपको बोला था मैं लेक्चर के साथ साथ ही आपको बताते रहूंगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो देखो इस यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक था वो था नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने बोला था जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उस पे ये क्वेश्चन आपका बनता ही है। साथ ही साथ भाई क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बोला था कि जब आप कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं तो ये तीन क्लासेस में जाता है, जिसमें पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ओलिगोसेक्राइड एंड तीसरा होता है आपका पॉलीसेक्राइड। तो ये जो तीन क्लासेस है इसमें से पहली क्लासेस को आपको और प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कशन के लिए बोला गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेकंड फर्स्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड। इसके अलावा जो दूसरी क्लासेस है ओलिगो एंड पॉली, ये दोनों आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं पूछी गई है। मोनोसेक्राइड पूछा हुआ है तो इसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत आसान सा लेक्चर है, आप सुनिएगा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि पहले आप जस्ट लेक्चर को यहाँ पे सुनिए, आपने कुछ लिखना विखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा जो मटेरियल है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आपने जैसे यहाँ पर को ध्यान से सुनना है, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट यहीं के यहीं समझ में आएगा। ओके, दूसरी चीज ये कि देखो ना, आपने एग्जाम में आंसर एज इट इज करना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा। एग्जाम में आप किस तरीके से आंसर करते हैं, क्या फॉर्मेट आपका रहता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जिस तरीके से मैं आपको आंसर करा रही हूँ एज इट इज आपने एग्जाम में आंसर करना है, आपके डेफिनेटली एक मार्क्स भी आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके, तो एक और चीज मैं आपको लास्टली बता देती हूँ कि पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है मोनोसेक्राइड से रिलेटेड, देन हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि मोनोसेक्राइड आपकी कार्बोहाइड्रेट की फैली फैमिली है, या फिर बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो पहली क्लास आपकी मोनोसेक्राइड ही आती है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, शॉर्ट में डिस्कशन लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, देन आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लासिफिकेशन में हमको मिलता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को डिफाइन करेंगे बाय देयर डेफिनेशन, इसकी आप एग्जांपल्स एंड इनके फॉर्मूले को लिखेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ओके, अब क्योंकि मोनोसेक्राइड को आप समझ चुके हैं, देन आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाएंगे कि भाई मोनोसेक्राइड्स जो आपके सुगर होते हैं, ये जो सेक्राइड्स होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनकी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझा लेंगे देन आएंगे इनका क्लासिफिकेशन। अब मोनोसेक्राइड आपके कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोनोसेक्राइड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल है। अब किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब हमारे जो सुगर है, ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो मोनोसेक्राइड है, ये किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। अब इसमें कितने नंबर के कार्बन है उसके बेसिस पे इसे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, क्योंकि देखो आपको मैंने लास्ट लेक्चर पे ही बोला था, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें तीन टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आइदर एल्डिहाइड, आइदर कीटोन, और एक होता है हाइड्रोक्सी। भाई हाइड्रोक्सी होना तो कंपलसरी, ये तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ आइदर कीटोन भी हो सकता है, आइदर एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी हमारे दो टाइप के मोनोसेक्राइड होते हैं। तो ये आप डिफाइन करेंगे क्लासिफिकेशन पे। उसके बाद क्लासिफिकेशन को हमने और डिटेल में पढ़ना है, जैसे कितने नंबर के कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे मोनोसेक्राइड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। और उन क्लासेस की फर्दर नाम भी होता है, जैसे 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोस, 4 कार्बन होंगे तो टेट्रोस, टेट्रा मतलब 4, 5 होते हैं तो पेंटा। और देखो ओस जो होता है ना, ये किसके लिए लगता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप ना एज भी पढ़ते हैं, देखो एज, एज किसके लिए लगता है, पेप्टाइडेज, ये सब एंजाइम्स के लिए। किसी के भी पीछे एज दिख जाता है तो आप बोलते हैं ये क्या होता है, एंजाइम होते हैं। जैसे पेप्टाइडेज, ठीक है, लाइपेज, तो ये एज लगा हुआ है, इट मींस ये इंडिकेट करता है कि ये आपका कोई ना कोई एंजाइम होगा। सेम तरीके से अगर किसी के भी पीछे एज लग, सॉरी क्या लग जाए, सॉरी ओज लग जाए, ओ एस ई एस, ठीक है, ये लग जाए, तो समझ लेना कि ये आपका क्या है, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट। जैसे ट्राई है, ट्राई मतलब 3, ओज, ओज मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितने कार्बन है, 3। वैसे टेट्रा, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा। तो कितने नंबर के कार्बन है उसके बेसिस पे भी आपके मोनोसेक्राइड की अलग अलग क्लासेस होती है, जो कि 5 टाइप की क्लासेस हमने पढ़नी है। फिर उसके अंदर भी उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे एंड उनके फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली। ओके, उसके बाद क्या आएगा, उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर पर भी ये टेबल ड्रॉ
की थी, तो ये टेबल से भी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, देखो क्लासिफिकेशन भी कर लिया। अब हमारे मोनोसेक्राइड के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज, जैसे गैलेक्टोज, जैसे आपका राइबोज, जैसा डीऑक्सीराइबोज, अभी सब आपको क्लियर होगा। इन सबको आप डिफाइन करेंगे, यानी कि इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इनके फंक्शंस बताएंगे। जैसे ग्लूकोज का मैंने फंक्शन बताया, फ्रक्टोज का बताया, गैलेक्टोज का बताया, राइबोज का बताया, डीऑक्सीराइबोज का बताया। तो इस ऐसे आपने इसके फंक्शंस को डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद लास्ट चीज आएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया। लास्ट चीज आएगी वो है इसकी स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। पर्टिकुलरली देखो एग्जांपल तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड के, जैसे मैंने बोला ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, बहुत सारे, लेकिन सबको नहीं पढ़ना। हम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई ग्लूकोज ना दो तरीके से आपका एग्जिस्ट करता है। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट में भी मिल जाता है। पहला होता है ओपन चेन, यानी कि ओपन फिशर फॉर्म में भी आपका ग्लूकोज आपको देखने को मिलेगा, और साइक्लिक फॉर्म में भी आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। तो ओपन चेन क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, इसको हम थ्योरी के साथ भी समझेंगे और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी समझेंगे। सेम चीज हम लोग फ्रक्टोज के लिए भी करेंगे। फ्रक्टोज भी लीनियर फॉर्म में भी होता है, साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। तो लीनियर फॉर्म भी समझेंगे, साइक्लिक फॉर्म भी समझेंगे। और लास्टली आएंगे आइसोमर। आइसोमर मतलब क्या हुआ, देखो ना आप ग्लूकोज फ्रक्टोज इन सबको अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इन सबका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। ग्लूकोज देख लो, फ्रक्टोज देख लो, गैलेक्टोज देख लो, उन सबका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सबका डिफरेंट, जिनका फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। तो ये जो मोनोसेक्राइड है वो आइसोमर की फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। और जनरली हम लोग दो टाइप के आइसोमर पढ़ते हैं यहाँ पे, एक होता है एनोमर, एक होता है एपीमर। इन पे आपका आई थिंक सेपरेट टॉपिक भी दिया होगा, अगर दिया होगा तो और डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ भी हम इसे कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छा कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। तो आइसोमर्स भी हम इसके फॉर्म में पढ़ेंगे, एक होता है एनोमर्स, एक होता है एपीमर्स। तो एनोमर्स एंड एपीमर्स को एक एक एग्जांपल से कवर करेंगे और सब कुछ बिल्कुल सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि ये भाई कैसे बनेगा, बहुत आसान है, मैं आपको क्लियर करा दूंगी। ओके, तो बस ये सारी चीजें हमने कवर करनी थी। तो देखो मैंने 7 मिनट तो सिर्फ डिस्कशन कराने में समझा लगा दिए। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इस चीज को आप अपने दिमाग में रखना कि भाई इस तरीके से हमने पढ़ना है, और देखो लेक्चर आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए तो देखो ना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमको ये समझाना होगा, बिकॉज हमने तो पहली क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो देखो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर पे मैंने समझाया था। अगर आप चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेशन लिखना भी इनफ है। ओके, तो डेफिनेशन के साथ चलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखो डेफिनेशन में बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहली बात आती है कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई जितने भी हमारे नेचर में मॉलिक्यूल है वो तो ओके है, मॉलिक्यूल हम उन्हें कह रहे हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं। देखो बायो का मतलब सिंपली क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग। तो हमारे नेचर में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे तो हम मॉलिक्यूल ही कहेंगे। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल किसी लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है, लिविंग मतलब जैसे आप लिविंग है, मैं लिविंग हूँ, प्लांट लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, तो ये सब के सब लिविंग बॉडी है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसे मॉलिक्यूल ना बोल के बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होगा, इस वजह से हम इसे बायोमोलिक्यूल कह रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ ये बोल रहा है ये किससे बना है, किससे कंपोज्ड है, कंपोज्ड है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। कैसे पता चला भाई कार्बन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से बना हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही बता देता है। देखो कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है वो किससे बना हुआ है, कार्बो एंड हाइड्रेट। कार्बो मतलब क्या होता है, कार्बन। हाइड्रेट मतलब क्या हुआ, वाटर, H2O। तो आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कार्बन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं मतलब कि अगर कार्बन मेरे पास एक है तो हाइड्रोजन कितने हैं भाई, दो, साफ साफ दिख रहा है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो इनका रेशियो क्या हुआ कि एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन की जरूरत है, तो रेशियो बन गया 1:2:1। तो वही चीज बोल रहा है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, और जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2ON। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन। कार्बन के आगे लगा हुआ है 1, हाइड्रोजन के आगे लगा हुआ है 2 एंड ऑक्सीजन के आगे लगा हुआ है 1। अब 1 को इंडिकेट करने की जरूरत तो है नहीं, इस वजह से इसने CO2H लिखा, सॉरी सी, ओ सॉरी, एक मिनट,
ओके थोड़ा हैंग कर रहा है, इसे छोड़ो। तो देखो तभी इसने यहाँ पर को क्या लिखा है, CH2O लिखा हुआ है। CH2O मतलब क्या हुआ कि कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, और बाहर से N लगा हुआ है, यानी कि N का नंबर आपका बदल भी सकता है। अगर N का नंबर 2 हो जाएगा तो कार्बन हो जाएंगे 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। तो ये इसका क्या बन गया फॉर्मूला, कितना आसान सा है। बाकी सेकंड लाइन में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए सैकराइड्स। ये बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया हुआ था। यहाँ पर जस्ट रफली इतनी चीज बोलती हूँ कि देखो आपको ये चीज तो पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं। थोड़ा हैंग कर रहा है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज शुगर। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब के सब क्या है, एक शुगर है। और ये जो शुगर है, अगर आप इसे ग्रीक वर्ड में देखोगे तो ग्रीक में शुगर को क्या बोला जाता है, सैक्रोन बोला जाता है। और इसी सैक्रोन से एक वर्ड आया है सैकराइड। इस वजह से शुगर को या फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड कहते हैं, बिकॉज ये जो सैकराइड वर्ड है ना, वो सैक्रोन से आया है और सैक्रोन का मतलब होता है शुगर। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सैकराइड एक टाइप का शुगर है, तो इस वजह से हम इसे सैकराइड्स भी बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज लिखिए, बाकी इससे आगे लिखा हुआ है इसका रोल। तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का कोई फंक्शन नहीं बताया, यहाँ पे एक ब्रॉडर वे पे बताया हुआ है कि भाई कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे ये हमारे एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करना है, मैंने जो खाया है उससे मुझे एनर्जी मिली, उस एनर्जी को स्टोर करना है, तो वो मेरे किसके फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। हमारी मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। हमारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, प्लांट्स के स्ट्रक्चर को, फंजी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए भी आपके कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इसको आपने इंट्रोडक्शन में डालना है, बहुत आसान था। अब आगे बात करते हैं। तो देखो ये वाली जो स्लाइड है ना, इस पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसे मैं आपको डिस्कशन में नहीं ले रही क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर पे बताया हुआ है। बाकी ये यहाँ के लिए इनफ नहीं है। यहाँ अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि आपने डेफिनेशन बता दी कार्बोहाइड्रेट की, अब आप क्या करेंगे, अब जस्ट इतना बता लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको हम तीन फैमिली में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक होता है मोनोसैक्राइड, एक होता है ओलिगोसैक्राइड, तीसरा होता है पॉलीसैक्राइड। और उसके बाद इन सबको डिफाइन नहीं करना है, आप जस्ट लिखेंगे जो हमारे मोनोसैक्राइड है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये चीज आप एज इट इज ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे एग्जाम में, फिर इसको डिटेल में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम बताएंगे कि भाई मोनोसैक्राइड क्या है, हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पे बात करेंगे। ओके, तो देखो बस स्टार्ट करते हैं हमारे मोनोसैक्राइड से। तो बहुत आसान सा है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैक्राइड होता क्या है, भाई नाम से ही क्लियर कर लेंगे कैसे। देखो मोनो मतलब क्या होता है, भाई सबको पता है मोनो मतलब होता है सिंगल। जब हम किसी सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनो। अब सैक्राइड मतलब क्या होता है, अभी अभी तो पढ़ा, सैक्राइड मतलब होता है शुगर। शुगर बोलो या फिर कार्बोहाइड्रेट बोलो, उनको हम बोलते हैं सैक्राइड। यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मोनोसैक्राइड एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट तो हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है जहां पर सिंगल यूनिट किसकी होगी, शुगर की होगी। यानी कि अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट हैं और कार्बोहाइड्रेट में भी एक सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोसैक्राइड। जैसे मैं बोलूं ये मेरी एक सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, तो अगर सिंगल यूनिट आपकी शुगर की प्रेजेंट है तो उसे मैं मोनोसैक्राइड कहूंगी। अगर एक और यूनिट मैंने ले ली, देखो ये भी आपकी अकेली प्रेजेंट है, शुगर की यूनिट है लेकिन अकेली प्रेजेंट है, तो इसे मैं बोलूंगी मोनोसैक्राइड, बिकॉज मोनो मतलब होता है सिंगल, सैक्राइड मतलब होता है शुगर। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों यूनिट पहले इनिशियली अकेली अकेली थी, जब ये अकेली अकेली थी तो मैंने इसे मोनोसैक्राइड बोला, इसे भी मैंने मोनोसैक्राइड बोला। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपस में बॉन्ड नहीं बना सकती, बिल्कुल बना सकती है। अगर एक मोनोसैक्राइड दूसरे मोनोसैक्राइड से बॉन्ड बना लेगा, तो हमको पता है ये जो बॉन्ड होता है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस लिंकेज के बाद अब ये जो शुगर बचा, अब वो मोनोसैक्राइड नहीं रहा, अब इसे हम क्या बोलेंगे, देखो मोनो मतलब 1 होता है, तो डाई मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर को शुगर की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो अब ये कंप्लीट शुगर, एक इंडिविजुअल शुगर बन गया है। इसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड मतलब क्या हुआ, डाई मतलब हुआ 2, सैक्राइड मतलब हुआ शुगर, यानी कि ऐसा शुगर जहां पे मेरे पास शुगर की 2 यूनिट प्रेजेंट है, इसे हमने बोला डाइसैक्राइड। तो अगर वैसे मैं अगर 3 यूनिट ले लूं तो ट्राइसैक्राइड, 4 ले लूं तो टेट्रासैक्राइड। तो वहीं से आया है मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड कुछ नहीं है, वो शुगर जहां पे शुगर की एक अकेली यूनिट प्रेजेंट होगी उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, मोनोसैक्राइड। कितनी आसान सी बात है। अब देखिए यही चीज डेफिनेशन पे लिखी है, इन्होंने बोला है मोनोसैक्राइड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, देखो सब कुछ समझाते हुए चलूंगी। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। ओके,
तो मैं एक अकेली हूँ, तो मैंने बोला मैं मोनो हूँ, अकेली हूँ, ओके। मेरे साथ आप भी जुड़ गए, मतलब हमने आपस में हाथ पकड़ा हुआ है और हम आपस में जुड़ गए, ओके। तो हम 2 लोग जुड़े। वैसे सोचो 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5 जुड़े, लाखों लोग हम आपस में ऐसे जुड़ जाए, और जुड़े कैसे? एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। अब देखो ना, मैं अकेली थी तो मैं कहीं भी जा सकती थी, घूम फिर सकती थी। अब मैं लाखों लोगों को अपना हाथ पकड़ा हुआ है, हम लोगों को जाना कितना मुश्किल हो जाएगा, मतलब हम में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, बिकॉज़ हम लोग इतने सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, तो हमारे इधर-उधर करना भी कितना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो वही चीज़ यहाँ भी है भई, अगर शुगर आपका सिंगल प्रेज़ेंट है, तो हमने उसे बोला मोनोसैकेराइड, 2 हो गए तो डाई, 3 हो गए ट्राई, फिर 4 हो गए तो टेट्रा, वैसे बढ़ते-बढ़ते रहेंगे, और जब वो 10 से भी ज़्यादा हो जाएँगे तो वो पॉलीसैकेराइड बन जाएँगे। अब ये जो पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शुगर इन्वॉल्व है, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर कंसीडर की जाती हैं, और मोनोसैकेराइड में क्योंकि एक सिंगल शुगर प्रेज़ेंट है, तो इसे सिम्पलेस्ट शुगर बोला जाता है। तो इसी वजह से बोला है कि मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर आपकी मोनोसैकेराइड होती है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दे आर आल्सो नोन एज अ सिंपल शुगर। इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है? पहला तो है ऑब्वियस सी बात है, इनमें बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है जैसे दूसरे कार्बोहाइड्रेट में होती है, इनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल यूनिट से बने हुए हैं। दूसरी चीज, बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रेक डाउन फर्दर बाय द हाइड्रोलिसिस। ये बोल रहा है इसे आप हाइड्रोलिसिस से तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं यहाँ पे समझाती हूँ। मैंने बोला ये मेरा जो एक शुगर था, इसे मैंने मोनोसैकेराइड बोला, दूसरे को भी मैंने मोनोसैकेराइड बोला, जब ये दोनों अकेले अकेले प्रेजेंट थे। बट इन दोनों ने बोला कि भाई हम दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया और एक डाइसैकेराइड बनाया। अभी भी एक शुगर है, पहले जब इंडिविजुअल थे तब भी ये एक शुगर थे, ओके। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये बॉन्ड अगर बना है तो भाई ये टूट भी तो सकता है, कोई चीज बनी है तो वो टूट भी तो सकती है। तो होगा क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बॉन्ड हमने तोड़ना है, और तोड़ना कैसे है? हाइड्रोलिसिस के थ्रू। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हुआ? देखो यही चीज है ना, हाइड्रोलिसिस से तोड़ना है। हाइड्रोलिसिस मतलब, भाई हाइड्रो मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मतलब हुआ वाटर। लाइसिस मतलब क्या हुआ? लाइसिस मतलब हुआ ब्रेक डाउन करना। तो अगर हम लोग वाटर की हेल्प लेके किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो मैं बोलती हूँ मैंने वाटर की हेल्प ली, बोला वाटर तुम आ जाओ और यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ दो। अगर वाटर की हेल्प से इस बॉन्ड को तोड़ा और अगर ये बॉन्ड टूट गया, तो भाई ये दोनों तो फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे मतलब जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। मतलब जो मेरा डाइसैकेराइड था, अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। तो वही चीज बोल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मोनोसैकेराइड में क्या मैं कोई हाइड्रोलिसिस करा सकती हूँ, आप बोलोगे नहीं करा सकते। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, तब आपने बॉन्ड की क्लीविज कराई, या हमने की तब आपने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराया। लेकिन अगर आप मोनोसैकेराइड को देखते हो, तो भाई मोनोसैकेराइड में तो कोई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना ही नहीं है। अब लिंकेज बनानी है तो आप इससे हाइड्रोलिसिस करोगे कैसे? वाटर की हेल्प से तोड़ोगे किसको? तो वही चीज बोल रहा है, क्योंकि आप सिंपल शुगर में यानी कि अपने मोनोसैकेराइड में कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, वाटर की हेल्प से कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ कोई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ही नहीं। इस वजह से हम इसे सिंपल शुगर बोलते हैं। कितनी आसान सी चीज थी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड ये बोल रहा है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक अ डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो अभी अभी मैंने बोला डाइसैकेराइड क्या होंगे? जब मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड होंगे। और अगर मैं बोलूं 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ गए तो इन्होंने क्या बनाया? पॉलीसैकेराइड। तो क्या बोल रहा है कि ये जो डाइसैकेराइड है, ये जो पॉलीसैकेराइड है, इन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसे हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला, तो इसे हमने कॉम्प्लेक्स बोला। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं तो ये कॉम्प्लेक्स ही कहलाएंगे। अभी बोल रहा है कि हम लोग मोनोसैकेराइड को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई बिल्डिंग ब्लॉक? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बने हुए हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बने हैं। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हम बोलते हैं हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट है सेल। जब सेल आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनते हैं। अब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? भाई सबको पता है, ऑर्गन। जैसे मैं बोलूं मेरा स्टमक, मेरा क्या है? एक ऑर्गन है। मेरा पेनक्रियास क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ऑर्गन है। फूड पाइप क्या है? एक ऑर्गन है। तो आपके टिश्यू ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन। अब जब ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या हुआ? जैसे मेरा जो स्टमक है, मेरे जो पेनक्रियाज है, मेरा जो आपका फूड पाइप है, इन सब ने मिलके कॉमन फंक्शन परफॉर्म किया और इन्होंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम। और मेरा स्टमक, मेरा ऑसोफेगस यानी कि मेरा फूड पाइप, मेरा आपका लिवर, पेनक्रियाज, ये सब के सब क्या है? ऑर्गन। तो जब ऑर्गन मिले तो इन सब ने मिलके क्या बनाया? एक ऑर्गन सिस्टम। फिर जब ऑर्गन सिस्टम,
जैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेरा दूसरे बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम है वो सब मिलेंगे तो मेरा क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे। तो हमने क्या बोला कि ये जो सेल है ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, बीबी यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से पूरा आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी तरीके से मोनोसेक्राइड भी बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं मोनोसेक्राइड के मिलने की वजह से आपके कॉम्प्लेक्स सेक्राइड जैसे डाइसेक्राइड जैसे आपके पॉलीसेक्राइड बनते हैं। कितनी आसान सी चीज है। नेक्स्ट चीज, इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो CnH2nOn इसका जनरल फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी जैसे मैंने बोला था कि जैसे आप ग्लूकोज को, चलो ग्लूकोज को मत समझो, ऐसे समझो ना। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपका कोई भी सेक्राइड होगा, जब भी आपका कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2:1। तो वही चीज तो बोल रखी है यहाँ पे। 1 को इसने क्या बोल रखा है, n। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कार्बन मेरे पास n है, n को सपोज मैं 1 कंसीडर कर रही हूँ, कार्बन n है मतलब 1, तो हाइड्रोजन क्या है 2n यानी कि 1 × 2 यानी कि 2, एंड ऑक्सीजन कितना है n यानी कि 1। तो ये चीज आ गई, तो ये इसका फॉर्मूला है। बाकी एग्जांपल्स तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जब आप मोनोसेक्राइड का लिखेंगे तो यहाँ पे आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज इनको ऐड कर सकते हैं। बाकी और भी एग्जांपल है जो आप आगे लिखेंगे। ओके, तो देखो ये चीज आपकी क्लियर हुई। हमने क्या पढ़ा कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब आप क्योंकि समझ चुके हैं कि भाई मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक में देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिबिलिटी, यानी कि आपके मोनोसेक्राइड कहीं घुल सकते हैं या फिर नहीं घुल सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके मोनोसेक्राइड हाईली सॉल्युबल होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से घुल सकते हैं। कहाँ घुल सकते हैं? वाटर में, यानी कि पानी में घुल सकते हैं। अब क्यों घुल सकते हैं उसका रीजन भी दिया हुआ है, ड्यू टू द पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमने ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें दो फंक्शनल ग्रुप, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटो। ओके, ये दोनों होने तो जरूरी है, इन दोनों में से एक होना जरूरी है, आइदर एल्डिहाइड होगा आइदर कीटो, इन दोनों में से कोई एक होगा। ओके, लेकिन इसके अलावा एक और एसेंशियल कंडीशन है, वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी दो या फिर दो से ज्यादा, यानी कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तभी आपका कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होगा। ये चीज मैंने कल भी बताई थी। मतलब क्या हुआ, देखो एक बार मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ। मैंने जैसे आपको कल भी पढ़ाया था कि जो लैक्टिक एसिड है और एसिडिक एसिड है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हो ना तो आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 3। अब आप मुझे बताइए, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 3, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 3:6:1। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 3:6:3। इसे सिंपल करूंगी तो 3 को मैंने 1 कर दिया तो 3 का डबल 6 हो गया, यानी कि 2 1। तो आप यहाँ पे देखो जो लैक्टिक एसिड है इसका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:2:1। भाई ये चीज तो हमने अभी भी बोली थी कि अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 आया तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे। अब आप देखो लैक्टिक एसिड बोल रहा है भाई मेरा भी रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है, 1:2:1 है, तो क्या मैं भी कार्बोहाइड्रेट हूँ? और हमको पता है भाई लैक्टिक एसिड कैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लैक्टिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं। तो क्या यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्या आई कि भाई दोनों का जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो रेशियो सेम है, स्टिल हम बोल रहे हैं कि लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसा कैसे? ओके, इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होना इज ओके, लेकिन ये ही होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में 1:2:1 है, इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज इसके अलावा एक और एसेंशियल कंडीशन होती है, वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप की। ये बोलता है अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा, दो मिनिमम दो और दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तभी आपका कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। इसके अलावा ये तो कंडीशन है, इसके अलावा एक और एडिशनल कंडीशन है, वो ये कि आपके कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए। तो बताइए क्या लैक्टिक एसिड में दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है? देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये है, आप देखो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 कार्बन है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन देखो 3 ऑक्सीजन है, तो फॉर्मूला तो 1:2:1 का ही आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन हमने बोला कि एक नहीं होना चाहिए, दो या फिर दो से ज्यादा। तो क्योंकि लैक्टिक एसिड में और एसिडिक एसिड को भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन 4 होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ भी 1:2:1 फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ भी क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सिर्फ एक है। अब सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से ये आपके कार्बोहाइड्रेट की
कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर एक से ज्यादा यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होते तो ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं है, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटो में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना तो जरूरी है, उसके साथ साथ हमारे कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होने चाहिए। अब ये बोल रहा है कि क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सी ग्रुप होना तो मस्ट है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप, और OH ग्रुप सबको पता है एक पोलर ग्रुप है। पोलर मतलब जिसमें पोल्स बन सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल बने उन्हें हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। अब हमको पता है हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे तो पोल्स बन रहा है। अब देखो पोल्स क्यों बनता है, ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी 10 बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाता है। ओके, तो देखो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना इट मीन वो आपका पोलर बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आपका पोलर है। ओके, अब दूसरी चीज, अब ये बोल रहे हैं ये आपका, देखो मेरी बात सुनो, हमने बोला, मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ, हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कोई है तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब भाई हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका पोलर है। ओके, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि पानी आपका पोलर है, तो आप बोलोगे भाई वाटर का स्ट्रक्चर होता है ये H2O। अब यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, इट मीन्स ये भी तो आपका पोलर है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलता है, मतलब वाटर भी हमारा पोलर है। ओके, तो वाटर भी पोलर है, कार्बोहाइड्रेट भी पोलर है, तो भाई ये चीज तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पोलर डिजोल्व पोलर, पोलर डिजोल्व पोलर मतलब अगर आपके पास कोई पोलर स्पीसीज है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगी। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेरे पोलर है तो ये कहाँ डिजोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में, तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट आपके वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में भी पोलर बॉन्ड है, वाटर में भी पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड वाले कंपाउंड पोलर बॉन्ड में ही डिसॉल्व होता है, तो इस वजह से ये चीज होती है। ओके, दूसरा है टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट कैसा करता है, भाई कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर कहते हैं, इस वजह से मोनोसेक्राइड्स, या फिर आप बोल सकते हो, देखो सारे कार्बोहाइड्रेट तो नहीं, पर्टिकुलरली मोनोसेक्राइड आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। ओके, स्टेट की बात करते हैं, स्टेट मतलब कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इवन एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी ये आपको सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा 3 प्रॉपर्टीज और लिखी हुई, इसे भी पढ़ लेते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एग्जिस्ट बोथ ओपन चेन एंड साइक्लिक फॉर्म। देखो आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग पे भी बोला था कि जैसे अभी मैं आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का पढ़ाऊंगी, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को आप ओपन चेन में भी देखेंगे, ओपन चेन मतलब ऐसे फिशर फॉर्म में भी देखेंगे, और इसको रोटेट करके हम लोग साइक्लिक फॉर्म भी बना लेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि हमारे जो वो ओपन चेन में भी आपको देखने को, साइक्लिक फॉर्म में भी देखने को मिल जाएंगे, दोनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके, दूसरी चीज लिखिए, शो ऑप्टिकल आइसोमर ड्यू टू द कायरल कार्बन एटम। ये बोल रहे हैं भाई आपके जो ना ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पर्टिकुलरली ये जो मोनोसेक्राइड होता है, इनमें आपको कायरल कार्बन एटम देखने को मिलता है। कायरल कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसमें 4, भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, यानी कि 4 ग्रुप यहाँ पर लगेंगे, और अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग है, एक साइड ए है तो बी, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी, चौथे साइड डी, अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और आप देखेंगे मोनोसेक्राइड्स में आपको कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड, देखो हमेशा ही कायरल कार्बन देख के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पता नहीं चलता है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल, देखो ये चीज अब इतनी डिटेल पे नहीं जाते हैं, वरना हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। ओके, तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड तो आपको पता ही है ना, कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसे मैं बोल रही हूँ ऑप्टिकली एक्टिव, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप इस कंपाउंड से लाइट डाल रहे हैं, पर्टिकुलरली प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहे हैं, तो ये लाइट इससे पास होने के बाद सीधी नहीं जाएगी, आइदर लेफ्ट आइदर राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये कंपाउंड जो आइसोमर्स बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वही चीज बोल रहा है कि हमारे जो मोनोसेक्राइड है इनमें ऐसा भी कार्बन आपको देखने को मिलेगा जो कि 4 डिफरेंट टाइप के एटम से घिरा हो, और अगर वो 4 डिफरेंट टाइप के एटम या फिर आप बोल सकते हो ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हम उस कार्बन को बोलेंगे कायरल, और कायरल कार्बन होने की वजह से वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाएंगे। ओके, अभी जैसे आपको आगे मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज का बताऊं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में आपको 4 4 कायरल कार्बन देखने को मिलता है। ओके,
आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है ये ना आपके जो मोनोसेक्राइड होता है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आइदर डी फॉर्म में और आइदर एल फॉर्म में, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग नेचर में जो इनको देखने को मिलता है वो डी फॉर्म में ही देखने को मिलता है। जैसे डी ग्लूकोज मोस्ट मतलब एब्यूडेंटली पाया जाता है, डी ग्लूकोज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एल ग्लूकोज। जैसे आपके अमीनो एसिड्स में भी होता था कि डी फॉर्म आपको नेचर में ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू एल फॉर्म। वही चीज बोल रहा है कि हमें ये डी फॉर्म में भी मिलते हैं, एल फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन नेचर में मोस्ट कॉमनली हमें डी फॉर्म मिलेगा एल फॉर्म के कंपैरिजन। ओके, तो देखो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी। होप आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर आई होगी। ओके, अब बसता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। देखिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। बहुत आसान है, सुनना बस, ठीक है। हमने बोला था जैसे स्टार्टिंग पे कि हम लोग मोनोसेक्राइड यानी कि एक सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, इसको हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं दो तरीके से, आइदर कि उसमें कितने कार्बन है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, सबसे पहले कार्बन के काउंट के बेसिस की अगर मैं बात करूं, मतलब देखो मैंने बोला था मेरा ये मोनोसेक्राइड है यानी कि एक सिंगल शुगर से बना हुआ है, ये तो ओके है। अब ये शुगर का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सपोज मुझे नहीं पता है, बस इतना तो पता है ना कि ये कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होगा, जिसमें कार्बन का काउंट अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 ही होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। ये चीज मुझे अभी तक पता है, इतना हम अभी तक समझे। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कार्बन को मैं फिक्स वैल्यू दे देती हूँ, अब यहाँ पे जो कार्बन का काउंट होता है ना वो स्टार्ट होता है आपके 3 से, कभी भी कार्बन 1 या फिर 2 नहीं हो सकता, यहाँ से ये स्टार्ट होगा 3 से, कि अगर कार्बन आपका 3 है, अगर कार्बन आपका 4 है, अगर आपका कार्बन 5th है, या फिर अगर आपका कार्बन 6 है और आपका कार्बन 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। मतलब ये हुआ कि कार्बन यहाँ पर को 3 भी हो सकता है, अगर ये 3 होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन कितना होगा, 3। ओके, सेम तरीके से कार्बन आपके 4 भी हो सकते हैं, कार्बन 4 होगा तो हाइड्रोजन 8 होगा और ऑक्सीजन अगेन कितना होगा, 4 होगा। कार्बन 5 भी हो सकता है, कार्बन 5 होगा तो हाइड्रोजन 10 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 5 होगा। वैसे 6 भी हो सकता है और वैसे 7 भी हो सकता है। तो ये है कार्बन के काउंट कि कार्बन आपके कितने हैं, 3 से लेके 7 तक के आपके कार्बन हो सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम हमारे मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर 3 कार्बन है, हमारी शुगर की यूनिट है, एक सिंगल शुगर की यूनिट है यानी कि मोनोसेक्राइड है, लेकिन इसमें कार्बन अगर 3 है तो ये ट्रायोज बन जाएगा। अब देखो कार्बन पता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन खुद निकल जाएंगे, अगर 4 है तो टेट्राज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज। ओके, सेम तरीके से अगर भाई हमने बोला था कि हमारा जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, आइदर एल्डिहाइड हो सकता है, आइदर कीटो हो सकता है, और हाइड्रोक्सी तो होना ही है, लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटो में से कुछ एक हो सकता है। ये बोल रहा है कि अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट या फिर उस टाइप के मोनोसेक्राइड को हम बोलेंगे एल्डोज। बिकॉज देखो एल्डोज मतलब में ये जो एल्ड है वो एल्डिहाइड से आया है, ओस किससे आया है, ओस आपका होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ओस टर्म का यूज करते हैं, तो ये बन गया एल्डोज। सेम तरीके से अगर कीटो फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये बन जाएगा कीटो। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो वही चीज लिखा है, एल्डोज आपका वो आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, वो मोनोसेक्राइड होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज। सेम तरीके से कीटोज आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल के लिए फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं बिल्कुल सेम, देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम मिलेगा, दोनों में कार्बन आपके 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन 6 होते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, कार्बन काउंट सेम है। लेकिन क्योंकि ग्लूकोज में यहाँ पर को जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज में यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, तो ये दोनों फर्दर अलग अलग क्लास में चले जाते हैं। ग्लूकोज आपका एल्डोज में चला जाता है और आपका फ्रक्टोज आपके कीटोज में चला जाता है। बाकी इनका फॉर्मूला कार्बन काउंट सब कुछ सेम रहता है। तो हमारे कार्बन काउंट क्या है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसके बेसिस पे भी हम मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन करता है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ता है, समझाने की तो कोई नीड नहीं है यहाँ पर को, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बोला है कार्बन एटम के बेसिस पे, अगर 3 कार्बन है तो वही चीज ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज, ऐसे ही आपने लिखना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स मतलब अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन आपके 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3। तो ये जो आपका बन गया है फॉर्मूला ट्रायोस का। और इस फॉर्मूले वाले की एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, ये बोल रहा है ग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों ही आपके क्या है, मोनोसेक्राइड हैं,
जो कि आपके किस टाइप के शुगर बनाते हैं, ट्रायोज टाइप के कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर बनाते हैं। इसमें भी फर्दर अगर क्लासिफिकेशन करूं तो ये बोल रहा है जो ग्लीसल्डिहाइड है वो आपका ऐसा ट्रायोज है जिसमें आपके पास एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप बना प्रेजेंट है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपका वो ट्रायोज है जहां पे कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो इसको मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगी ना, आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है अगर आपका कार्बन काउंट 3 है तो हम उसे ट्रायोज कहते हैं, आपको पता है। अब देखो कार्बन काउंट होना तो ओके है, लेकिन इसके अलावा इस कार्बन काउंट में कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कीटो है या फिर एल्डिहाइड है, वो भी तो बात बनती है। तो ये बोल रहा है अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कार्बन का काउंट 3 है, मतलब देखो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कार्बन का काउंट 3 है, मतलब कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना 3। तो ये मेरा फॉर्मूला है ट्रायोज का। लेकिन इस फॉर्मूले में एल्डिहाइड भी तो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कीटो भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि मेरा फॉर्मूला था C6H12O6, और इसी फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आपका ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है, लेकिन इसी फॉर्मूले से एल्डिहाइड भी बन सकता है, इसी फॉर्मूले से कीटो भी बन सकता है। अगर एल्डिहाइड बन जाएगा तो ग्लूकोज प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर कीटो बन जाएगा तो फ्रक्टोज प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है, मेरे पास ट्रायोज का फॉर्मूला है कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, लेकिन यहाँ पे अगर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मेरा जो शुगर बनेगा, मेरा जो ट्रायोज शुगर बनेगा वो मेरा होगा ग्लीसल्डिहाइड। लेकिन अगर कीटोन शुगर प्रेजेंट है तो वो मेरा क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, सेम चीज है टेट्रोज की बात करें, यानी कि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। तो अगर मेरे पास ये है टेट्रोज, तो और टेट्रोज है तो इसके अंदर आपका एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, कीटो भी। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो ये बन जाएगा एरिथ्रोज, और कीटो प्रेजेंट होगा तो ये बन जाएगा आपका एरिथ्रोलोज। समझ में आ रहा? तो ये सब के सब क्या है भाई, ये सब के सब मोनोसेक्राइड ही हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन किया है सबसे पहले कि कितने नंबर के कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बन भी अगर आपके सेम है कि कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, तो उसके बाद भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, तो उसके बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है। उसके बाद सेम अगर कार्बन आपके पांच पांच प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड है जिसमें 5 कार्बन है, तो ये बन जाएगा पेंटोज शुगर। पेंटोज में भी कि भाई आपका कीटो फंक्शनल ग्रुप है या फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर कीटो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो हमारे जो शुगर बनेंगे, मोनोसेक्राइड बनेंगे, वो क्या होगा, राइबोज और जाइलोज। और अगर ये कीटो के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो राइबोज आपका राइबुलोज बन जाएगा, जाइलोज आपका जायुलोज बन जाएगा। ओके, सेम तरीके से कार्बन अगर 6 है तो ये बन जाएगा हेक्सोज शुगर। हेक्सोज जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब हेक्सोज में आ गए। तो अगर आपके पास हेक्सोज में एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। और अगर कीटो एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये क्या बनेगा, फ्रक्टोज। अब देखो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, इन सबका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सबका फॉर्मूला सेम है। सबका फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो सबका फॉर्मूला सेम है, लेकिन फॉर्मूले में डिफरेंस, मतलब लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि भाई हमारे एटम्स कहाँ प्रेजेंट है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, एटम्स की पोजीशन चेंज होने की वजह से, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, एल्डिहाइड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा कीटो। बाकी एटम सब कुछ सेम है, दोनों में आपको कार्बन 6 ही मिलेंगे, हाइड्रोजन 12 भी मिलेंगे, ऑक्सीजन 6 ही मिलेंगे, लेकिन एटम्स डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट है जिसकी वजह से शुगर ही बदल गया, ये आपके एल्डिहाइड बन गए, ये आपके कीटो बन गए। ओके, अगला है कार्बन 7 होगा तो हेप्टोज होगा। और हेप्टोज का एग्जांपल है कि अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो गैलेक्टोहेप्टोज हो गया, और अगर कीटो प्रेजेंट है तो सीडोहेप्टोज हो गया। ओके, अब देखो ये जो टेबल है इसी को यहाँ पे दिखाया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, इसी टेबल को यहाँ पे थ्योरी के साथ लिखा हुआ है, तो इसको कोई समझाने की एक्स्ट्रा नीड तो है नहीं, तो ये चीज आप यहाँ से कवर कर लीजिए। अब आगे हमारा क्या बनता है, अगला है इंपॉर्टेंस। अब देखो दो चीज हमने पढ़नी है, पहला है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मतलब हमारे जितने भी टाइप के हमारे जो मोनोसेक्राइड है, जो मेन है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो गया, और आपका राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, इसके फंक्शंस हम पढ़ते हैं। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना समझेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ हुआ है। ओके, ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ओके, तो देखो ग्लूकोज का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज में फर्स्ट लिखा हुआ है ग्लूकोज इज अ एल्डोज शुगर विद 6 कार्बन एटम, यानी कि हेक्सोज। तो देखो ये चीज मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में भी समझा दी थी कि हमारा जो ग्लूकोज है, अगर हम इसकी बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। तो कार्बन 6 है तो इसे देख के हमें पता चल रहा है कि 6 मतलब क्या हुआ, हेक्सोज। हेक्स मतलब होता है आपका 6, ओज मतलब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो इस वजह से ये हेक्सोज शुगर है। उसके साथ साथ हेक्सोज में भी मैंने क्या बोला था, इसमें भी आइदर फंक्शनल ग्रुप कीटो हो सकता है, आइदर एल्डिहाइड हो सकता है। तो मैंने बोला ग्लूकोज में क्या होता है, हमेशा एल्डिहाइड होता है, इस वजह से ये एल्डोज शुगर है। अगर अगर मैं फ्रक्टोज की बात करी तो यहाँ पे कीटो शुगर हो जाता और सब कुछ सेम रहता। आगे इसके फंक्शंस की बात करें तो ये बोल रहा है ये हमें फ्रूट्स, हनी एंड ब्लड्स में मिलता है। मतलब अगर
जो शुगर होता है दैट इज ग्लूकोज, हनी में जो शुगर होता है दैट इज ग्लूकोज, हमारी बॉडी में जो शुगर होता है वो भी आपका क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। तभी तो जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो शुगर का लेवल, जैसे आप बोलते हो शुगर का लेवल, डायबिटीज चेक कराते हैं तो उसमें ग्लूकोज का लेवल चेक कराते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारे क्या है, ब्लड शुगर है। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है एक्ट एज ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है, देखो ये भी पता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ, आप ये समझो। रेस्पिरेशन मतलब ये होता है कि हमने भाई जो फूड खाया है, सॉरी ये जो हमने फूड खाया है, फूड हमको ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। अब ये ग्लूकोज से हमने क्या करना होता है भाई, एनर्जी। देखो खाना खा क्यों खा रही हूँ मैं, खाना आप क्यों खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं ताकि आपको एनर्जी मिले। तो फूड क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में टूटता है, एंड देन ग्लूकोज से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो कि आपका 36 एटीपी के फॉर्म में होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि हम लोग ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और क्योंकि ये प्रोसेस एक सेल के अंदर होती है, ये पूरी जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज से आपका एनर्जी बनना, ये एक सेल के अंदर होती है, विद इन अ सेल होती है, इस वजह से हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो ये बोल रहा है आपका जो ग्लूकोज है ये एनर्जी का भी तो सोर्स है, वो भी प्राइमरी एनर्जी का। अगर आप देखो प्लांट्स को ही देख लो, चाहे आप एनिमल्स देख लो, प्लांट भी देख लीजिए, एनिमल्स भी देख लीजिए, दोनों को भाई एनर्जी की जरूरत है ना भाई, जिंदा रहना है, काम करना है, सब कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उस सब के लिए हमको एनर्जी तो चाहिए। तो दोनों ही, चाहे प्लांट्स लो चाहे एनिमल लो, हम दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी लेने के लिए जो हमने खाना खाया है उससे ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज का फिर रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमको एटीपी मिलती है। एटीपी मतलब क्या हुआ, हमको एनर्जी मिलती है। तो इसी वजह से बोल रहा है कि ग्लूकोज हमारा प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि इसी ग्लूकोज में जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आगे लिखा है स्टोर्ड एज ए ग्लाइकोजन इन एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट। अब आप देखो, अगर मैंने जो खाना खाया है उससे मुझे एनर्जी मिलनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अभी खाना खाया सिर्फ अभी मुझे एनर्जी मिलेगी। मैंने जो खाना पहले खाया है उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं मेरी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। और जिस वजह से जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं, जिस दिन हम लोग पूरे दिन खाना नहीं खाते, तो भी हम थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं। इसका रीजन यही है कि हमने जो पहले खाना खाया था उस खाने से जो हमको एनर्जी मिली थी वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुई थी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी स्टोर्ड हो गई थी। तो वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होती है, ग्लाइकोजन। तो हमारे बॉडी में प्लांट्स की बात करेंगे तो वो तो स्टार्च आ रहा है। देखो हमारी बॉडी पे अगर ग्लूकोज को स्टोर, क्योंकि ग्लूकोज से ही तो एनर्जी बन रही है, तो ग्लूकोज को स्टोर करना है तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपके एनिमल्स की बॉडी में ये स्टोर होता है। और प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो देखो यूज होने वाली चीज अलग है, यूज होने वाली चीज है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके, रेस्पिरेशन करके हमें एनर्जी बनानी है। लेकिन ग्लूकोज भाई, अब कभी मैं फास्टिंग में हूँ, कभी मेरे पास खाना नहीं है, तब भी तो मुझे एनर्जी चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन करके एनर्जी नहीं बनाते। ग्लाइकोजन से आप एनर्जी नहीं बना सकते, स्टार्च से आप एनर्जी नहीं बना सकते। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च तो एक स्टोरेज प्रोडक्ट है, यानी कि हमको अगर ग्लूकोज को स्टोर करना है तो एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फिर जब जरूरत होगी, जब नीड होगी, तो स्टार्च आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके हमको फाइनली एनर्जी मिलेगी। ओके, एग्जाम्पल के लिए एक और चीज बोल रहा है कि ग्लूकोज इज कॉमनली मेजर्ड इन अ ब्लड टेस्ट टू टू मॉनिटर डायबिटीज। सॉरी ये मिक्स हो गया। देखो ये बोल रहा है कि जब भी किसी भी पेशेंट को अपना डायबिटीज चेक करना होता है, तो अपने डायबिटीज को मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए वो अपना ग्लूकोज लेवल चेक कराता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ही क्या है, हमारे ब्लड का शुगर है, हमारी ब्लड में जो शुगर है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो ये सारी चीजें आपने ग्लूकोज के लिए लिखनी है। तो देखो ग्लूकोज के बारे में हमने बता भी दिया कि कैसा कार्बोहाइड्रेट है, फंक्शंस भी बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिया। सेम चीज आप किसके लिए करोगे भाई, फ्रक्टोज के लिए, गैलेक्टोज के लिए, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। देखो फ्रक्टोज सेम चीज है, देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। तो ये भी एक हेक्सोज ही शुगर है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये भी हेक्सोज शुगर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये एक टाइप का कीटोज शुगर है, जिसमें कार्बन आपके 6 होते हैं, जिस वजह से ये हेक्सोज शुगर भी कहलाता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें भाई, ये कहाँ मिलता है, कैसे फॉर्म में मिलता है, तो ये बोल रहा है फ्रक्टोज जनरली फ्रूट्स में देखने को मिलता है, हनी में देखने को मिलता है, वेजिटेबल्स में। तो देखो ये मैंने क्या बोला था, ये सबके सब बायोमोलिक्यूल है, मतलब ऐसे
ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक लिविंग सिस्टम में मिलते हैं। तो देखो फ्रूट्स, प्लांट में आ गया ना, हनी, वेजिटेबल्स, तो ये सब में क्या होगा, आपका फ्रक्टोज मिलता है। ओके, फ्रक्टोज का काम क्या होता है, ये बोल रही है एक नेचुरल शुगर है। नेचुरली चीजों को शुगर देने का काम जो है वो कौन देता है, फ्रक्टोज देता है। नेचुरली किसी भी कंपाउंड में स्वीटनेस है तो वो किसकी वजह से, फ्रक्टोज की वजह से है। एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है यूज एज ए नेचुरल स्वीटनर इन अ प्रोसेस फूड। तो जो प्रोसेस फूड होते हैं उसमें अगर आप नेचुरल स्वीटनेस ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग फ्रक्टोज को ऐड करते हैं, बिकॉज फ्रक्टोज में क्या होती है, नेचुरल शुगर होता है। ओके, ये चीज अब याद करने की, इनको समझाने की तो कोई जरूरत होती नहीं है। गैलेक्टोज की बात करते हो, देखो गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की तरह। यहाँ पे भी कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन 6 होते हैं। और यहाँ पर को अगर आप बात करेंगे तो ये भी एक एल्डोज शुगर है। अब आप बोलोगे भाई ग्लूकोज भी सेम फॉर्मूले का है, गैलेक्टोज भी सेम फॉर्मूले का है, ये भी एल्डिहाइड शुगर है, मतलब यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो दोनों तो सेम हो गए? नहीं, दोनों सेम नहीं हुए। अगर आप जब आगे इनका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो मालूम पड़ेगा कि भाई देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों ही आपके एल्डिहाइड ग्रुप को कैरी करते हैं। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा और एटम भी तो है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप भी तो प्रेजेंट है, इनकी पोजिशन अल्टर होती है, मतलब इनकी पोजिशन डिफरेंट होती है। इस वजह से अभी आपको आगे एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी गैलेक्टोज में सेम चीज है भाई, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब ये आपका एक एल्डोज शुगर है। ये बोल रहा है ये क्या होता है, दैट कंबाइन विद द ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टोज। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ना जब भी ग्लूकोज के साथ मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब भी मिलते हैं तो ये एक डाइसेक्राइड बनाते हैं, दैट इज लैक्टोज। और लैक्टोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लैक्टोज को हम शुगर मिल्क कहते हैं। हमारे जो मिल्क होता है उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज लैक्टोज शुगर। और ये बोल रहे हैं ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, मतलब गैलेक्टोज हमको कहाँ मिलेगा, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। बाकी राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कार्बन अब आपके 6 के बजाय 5 हो जाते हैं, कार्बन फिफ्थ हो जाते हैं। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10, एंड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 5। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका राइबोज का है। राइबोज आपका क्या होता है, एक टाइप का पेंटोज शुगर होता है। देखो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज दोनों ही आपके पेंटोज शुगर होते हैं, मतलब दोनों में आपको कार्बन कितना मिलेगा, 5। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में एक एक्सेप्शन होता है कि डीऑक्सीराइबोज में जो आपके ऑक्सीजन होते हैं वो 5 होने के बजाय 4 ही होते हैं। देखो अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 5। तो ये वाला फॉर्मेट राइबोज के लिए तो सही है, राइबोज का फॉर्मूला है क्या है, कार्बन 5, देखो हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5। लेकिन डीऑक्सीराइबोज का क्या है, कार्बन 5, हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन 5 होने के बजाय ऑक्सीजन कितना होता है, 4। बिकॉज ये डीऑक्सी है। देखो राइबोज के आगे मैंने क्या लगा दिया, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या है, डी मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। तो जब मैंने राइबोज से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो मुझे एक नई स्पीसीज मिली, दैट इज डीऑक्सीराइबोज। नाम से तो क्लियर हो रहा, राइबोज का फॉर्मूला अगर कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5 है, तो इसे मैं डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट करूंगी तो डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन को हटाओ, तो एक ऑक्सीजन हटेगा तो कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोज। इनके फंक्शन की बात करोगे तो भाई सबको पता है जो राइबोज होता है ये हमारे आरएनए में प्रेजेंट होता है और एटीपी में प्रेजेंट होता है। आरएनए आपका क्या है भाई, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये बोला आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है इसको बनाने के लिए, भाई कोई भी जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए हमको एक नाइट्रोजनस बेस की जरूरत होती है, फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत होती है और एक शुगर की जरूरत होती है। तो ये जो शुगर है ये कुछ भी हो सकता है। अगर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है तो राइबोज एज अ शुगर की तरह, भाई ये शुगर ही तो है, तो ये जो राइबोज है वो एज अ शुगर की तरह काम करेगा। अगर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है तो डीऑक्सीराइबोज एज अ शुगर की तरह काम करेगा। तो किसी भी जेनेटिक मटेरियल, देखो ये तो आपको पता भी होगा, किसी भी जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है आपका शुगर। तो ये दोनों को समझने की जरूरत नहीं है, आप समझो शुगर। शुगर क्या है, शुगर है ये आपका राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अगर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है तो यहाँ पे जो शुगर यूज होगा दैट इज राइबोज। अगर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है तो यहाँ पे जो शुगर होगा दैट इज डीऑक्सीराइबोज। तो वही चीज लिखा है, राइबोज आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है, बिकॉज आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इससे शुगर चाहिए तो शुगर आपका राइबोज होता है। उसके साथ साथ एटीपी, एटीपी मतलब आपका एनर्जी करेंसी, इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे तो यहाँ भी आपको राइबोज शुगर की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे तो भाई ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, डीएनए में एज अ शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बाकी इसके एग्जाम्पल की बात यहाँ पे की हुई है, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि राइबोज इज असेंशियल फॉर द सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो राइबोज यहाँ पे किस लिए जरूरी है भाई, देखो एटीपी आपका बनाने के लिए, एटीपी को अगर आपने बनाना है
तो आपको राइबोस चाहिए ही चाहिए। तो एटीपी तो आपका क्या है, एनर्जी करेंसी है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर एनर्जी को देना है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो एटीपी होनी चाहिए। और एटीपी बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, राइबोस शुगर होना चाहिए। इस वजह से ये इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसकी इंपॉर्टेंस को समझाया हुआ है। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको मैंने इतना डिटेल में नहीं लिया, इसको आपने याद ही करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो ये चीज कवर हुई। अब हमारा आता है स्ट्रक्चरल पार्ट, जो कि बहुत आसान है। ओके, आपको जो समझना है डेफिनेटली क्लियर आएगा, बहुत आसान है। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या करना है। देखो स्ट्रक्चर मैंने जैसे बोला दो का पढ़ेंगे, इतना इनफ रहेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, दोनों बिल्कुल सेम सेम है। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लूकोज में भी या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड में भी बताया था कि भाई हमारे जो मोनोसेक्राइड है वो ओपन चेन फॉर्म में भी रहते हैं और आपके साइक्लिक फॉर्म में भी रहते हैं। ओके, ओपन चेन फॉर्म के बारे में दो लाइन लिखी हुई है। ये बोल रहा है कि कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप एट द वन एंड। ओके, तो ये बोल रहा है कि जब भी आप ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि फिशर फॉर्म में ग्लूकोज को बनाएंगे, तो इसकी एक एंड पे कौन सा ग्रुप लगा होगा, एल्डिहाइड, क्योंकि हमको पता है ग्लूकोज आपका कैसा होता है, एल्डोज होता है, इसमें एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, पहली चीज। दूसरा लिखा हुआ है ईच कार्बन हैज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और हर कार्बन के पास, भाई कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में, 6 हैं, तो इसके हर 6 कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये दो पॉइंट किसके हैं, ओपन चेन के हैं। ओके, अब इसको बना के भी पहले दिखा देती हूँ, देन मैं साइक्लिक पे चलूंगी। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका ये है ग्लूकोज का, इसे मैं रेज कर देती हूँ। देखिए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, भाई हमको पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन है, भाई ग्लूकोज में है आपके कार्बन 6, तो हाइड्रोजन है आपके 12 एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ये मेरा फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ओके, अब अगर इसकी बात करिए, अगर ये मेरा ग्लूकोज है, तो देखो मैंने 6 कार्बन दिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन एंड ये है आपका छठा कार्बन। ओके, अब हमने क्या बोला था, सबसे पहली पोजीशन में ये जो पहला कार्बन है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO। तो देखो ये आपका CHO है, इसे मैं चाहूँ तो नॉर्मली CHO भी लिख सकती थी, और हम अगर खोल के लिखना है तो C डबल बॉन्ड OH भी आप इसे लिख सकते हैं। तो देखो ये आपका पहली पोजीशन में CHO ग्रुप हो गया, पहली चीज यही बोली थी। दूसरा बोला था कि हर कार्बन एटम के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो देखो इसके अलावा अब इसके पास तो नहीं लगा सकते ना, इसकी वैलेंसी तो पूरी। तो देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, दो यहाँ से बनाए, एक यहाँ से, एक यहाँ से भी, 4 बॉन्ड तो बनाए दिए। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो भाई ये कार्बन के पास तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ने का मतलब नहीं है। इसके अलावा जितने भी आपके पास कार्बन है, सबके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, ये देखो सबके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप। CH2OH का मतलब क्या है, इसको भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है ना, और इसके पास मैंने बोला एक OH होना बचा है। अब देखो ये दो वैलेंसी तो खाली है, एक ये और एक ये, तभी तो 4 बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4। तो इस जगह मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो इसको हमने क्या लिख दिया है, CH2OH, इस वजह से लिखा है। इतनी चीज क्लियर आई। अब बात आती है भाई, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि ग्लूकोज के केस में क्या होता है, जो थर्ड कार्बन होता है इसके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्टर होते हैं। मतलब देखो पहले, या इसे आप सेकंड कह सकते हो, इसे थर्ड ही कीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो देखो सारी जगहों में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो राइट हैंड साइड होता है, लेकिन थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। और ये हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि आपका एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जैसे फिशर फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या किया हमने, देखो दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। हमने बोला हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड छठा यहाँ पे लगाते हैं, 6 कार्बन मैंने दिखा दिए। पहली पोजीशन में एल्डिहाइड होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया CHO ग्रुप। सारी पोजीशन के पास हाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो देखो मैंने एक लगा दिया हाइड्रोक्सी। मुझे बस इतना याद रखना है कि तीसरा जो कार्बन है इसका जो हाइड्रोक्सी है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो मैंने इसे लेफ्ट लगा दिया। बाकी ये राइट हुआ, ये राइट हुआ, ये राइट हुआ, सिंपल सी बात। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। इसके बाद दो बॉन्ड हाइड्रोजन की ओर बनेंगे, तो ये बन गया CH2OH। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आएगा हाइड्रोजन। तो देखो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो कोई भी नई चीज नहीं है। अब आप इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को काउंट भी कर लीजिए, आपको सेम ही मिलेगा। देखो कार्बन कितने हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, कार्बन 6 ही है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन काउंट करने की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो हाइड्रोजन कितने मिले, 12। ऑक्सीजन देख लो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, 4 5 6। तो ऑक्सीजन कितने मिल गए, 6। तो देखो सारी चीजें आपकी पूरी हो गई, ठीक हो गया। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रक्चर या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब एक का समझ गए, फ्रक्टोज का वैसे समझ जाओगे। अब अगर आप इसे साइक्लिक फॉर्म में लेना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो साइक्लिक फॉर्म क्या होती है, ये बोल रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन द ग्लूकोज ऑफ्टन फॉर्म अ 6 मेंबर रिंग। तो ये बोल रहा है जब आप ग्लूकोज को एक्वस फॉर्म में लेते हैं तो ये आपका स्ट्रेट चेन में रहने के बजाय एक 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और रिंग भी आपकी दो टाइप की होती है, इसी की वजह से एक अल्फा ग्लूकोज आता है, एक बीटा ग्लूकोज आता है। तो देखो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज में। पहले आप समझो साइक्लिक फॉर्म क्या होता है आपका ग्लूकोज का, देन अल्फा एंड बीटा को बताऊंगी। देखो साइक्लिक फॉर्म को बताने के लिए मैं इसे पहले इरेज कर लेती हूँ। ओके,
अब आपको मैं बताती हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बहुत ज्यादा आसान है। ओके, तो देखो जैसे इसमें ऑलरेडी बना के भी दिखाया, होता क्या है, मैं इसे इरेज करती हूँ। देखो, अगर आपको ना डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लिक, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपनी स्ट्रेट चेन में, ये तो बहुत आसान है, इसमें आपने अपने मॉलिक्यूल को लिया, जैसे ग्लूकोज को मैंने स्ट्रेट फॉर्म में लिया। ओके, अब होता क्या, इतनी चीज आपको याद कर, आपका जो कार्बन नंबर 5 है, इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये अप्रोच करता है कार्बन नंबर 1 के कार्बोनाइल ग्रुप से। क्या बोला मैंने, कार्बन नंबर 5 में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ये अप्रोच करता है कार्बन नंबर कार्बोनाइल ग्रुप से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये है कि भाई ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये आपको याद करना होगा। कार्बन नंबर 5 क्यों होता है, अभी मैं रीजन भी बताऊंगी। देखिए, कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब OH है, ऑक्सीजन के पास के ऊपर लोन पेयर है, यानी कि ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर को काम कर रहा है। इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह यहाँ पर को काम कर रहा है। ओके, बाकी के हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अभी सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, कि इसी को ही क्यों कर रहे हैं वो भी समझाऊंगी। बट इतना समझो, क्योंकि भाई ये उसमें लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, एक नेगेटिव सेंटर है। ओके, अब इसको अप्रोच करने के लिए क्या चाहिए भाई, अगर इसने अप्रोच करना है तो इसे सेंटर कहाँ से आता है, हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, आपको पता है। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब आपका वीकर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और किसके ऊपर टूटेगा, अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो किसके ऊपर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को मिला चार्ज, कार्बन को मिला आपका पॉजिटिव। क्लियर है। अब क्या होगा, इतनी चीज तो आपने कर ली, दो चीज को मैंने बता दिया, अब अगले स्टेप में क्या होगा भाई, अगले स्टेप में ये होगा, तो मिल गया ना, इसको ये था एक नेगेटिव सेंटर, इसको मिल गया पॉजिटिव सेंटर, तो अब ये जो OH ग्रुप है, ये अप्रोच करता है आपकी इस साइड में, यानी कि आपको जो ये OH ग्रुप है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये आपके कार्बन पॉजिटिव पर अप्रोच करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन का एक बॉन्ड क्रिएट होता है, यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकलता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जाके क्या बन जाता है, OH ग्रुप बन जाता है। अगर मैं इसको अब हटा के दिखाऊं प्रॉपरली, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, और ये मैंने हटा दिया, ये मेरा OH बन गया, और मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन की हेल्प लेते हुए, यहाँ पे ऑक्सीजन था ना, OH था, इसका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस कार्बन ऐसा लिंक क्रिएट कर रहा है, एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये ही है हमारा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या हुआ इसमें, अगर आप यहाँ पर को काउंट करोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा, इस कार्बन से अगर आप काउंट करोगे, तो आपको एक साइकिल देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, तो ऑक्सीजन देखो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट मेरा कार्बन है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, मैंने लिख दिया कार्बन नंबर फर्स्ट, इसके बाद है कार्बन नंबर सेकंड, इसके बाद देखो कार्बन नंबर सेकंड, इसके बाद है कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फिफ्थ, कार्बन नंबर फिफ्थ, और ये जो कार्बन नंबर 6 है, ये ऊपर है, ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, ये 5 कार्बन की हेल्प से और छठा इस ऑक्सीजन की हेल्प से एक 6 मेंबर रिंग क्रिएट की, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब आप बोलोगे भाई ये चीज बताओ कि ये 5th नंबर के कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप ही क्यों लिया, इसके नीचे वाला जो 6 वाला है, इसके पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब कि पांचवें वाले का ही आपने क्यों यूज किया, क्योंकि भाई छठे वाले के पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, चौथे वाले भी हाइड्रोक्सी है, इनका क्यों नहीं किया। देखिए, अगर पांचवे से आपकी जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड बनी है, तो चौथा वाले, अगर चौथे कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज करती, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता लगभग, और ये कितनी बनाता, 7 मेंबर्ड रिंग बनाता। लेकिन अगर आप देखो, ये रिंग बनना पॉसिबल है, लेकिन आप रिंग की स्टेबिलिटी देखोगे, भाई रिंग तो बन गई, लेकिन रिंग स्टेबल है या फिर नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि 6 मेंबर रिंग तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो हम ट्राई करते हैं कि उस साइड से रिंग बनाए जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 6 मेंबर बनेगी जब आपका 5th नंबर के कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज होगा। इस वजह से हमने 5th नंबर के कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज किया, जिसकी वजह से 6 मेंबर्ड रिंग बनी, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में मिलती है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिंग में, रिंग तो बना ली आपने, कार्बन और ऑक्सीजन को अरेंज करके रिंग बना ली। ओके, अब देखो ये सारे बॉन्ड सिंगल है ना, तो सिंगल बॉन्ड को तो आप रोटेट कर सकते हो, घुमा फिरा सकते हो, इस वजह से आपने इसको टिल्ट करके, टेढ़ा मेढ़ा करके रिंग का फॉर्म दे दिया, वरना ये एक रिजिड फॉर्म में होता, अगर डबल बॉन्ड लग गया होता, अगर सेंटर पे डबल बॉन्ड लग गया, क्या आपको लग रहा है कि ये रिंग बना पाता, नहीं बना पाता, भाई डबल बॉन्ड लग जाता है, तो इसे आप टिल्ट तो कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट चीज की, वो ये कि भाई आपने रिंग तो बना ली, चलो कार्बन ऑक्सीजन की हेल्प से ये 6 मेंबर रिंग बना ली, लेकिन इनमें हाइड्रोक्सी OH लगाया हुआ है, ये कैसे अरेंज किया, देखो बहुत आसान है। कार्बन नंबर 5 के पास क्या है, एक OH है, एक H है, OH ऊपर दिख रहा है, H साइड में दिख रहा है, देखो OH ऊपर है, H नीचे है। ओके, उसके बाद क्या होता है, सेकंड में देखो H आपका ऊपर है, OH नीचे, तो देखो H ऊपर,
OH नीचे, ठीक है। थर्ड में OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे। थर्ड में हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे, हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे। फिफ्थ में हाइड्रोजन एंड आपके पास क्या है CH2OH। CH2OH हमेशा ऊपर रहता है, तो देखो CH2OH और हाइड्रोजन, ठीक हो गया। तो हमने इसी को साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर दिया, कितना आसान था। अब अगर आप ये नहीं करना चाहते, इसका जो प्रॉपर तरीका है उसके थ्रू करना चाहते हैं, तो वो भी बता देती हूँ, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बताऊंगी। देखो अगर आपने प्रॉपरली जाना है ऐसे बनाने को, मतलब लीनियर से अपने साइक्लिक पे जाने को, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको पकड़ना है और उसे 90 डिग्री में रोटेट करना है। ये भी ऐसे था, इसको ये ऐसे था, अब मैंने इसे 90 डिग्री में रोटेट करके लिटा दिया, देखो बिल्कुल सेम है, लिटा दिया है। ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड ये आपका कार्बन सिक्स है। ओके, अब मैंने क्या किया, मुझे पता है भी कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर फिफ्थ के बीच में मैंने क्या बनना है, बॉन्ड बनाना है। तो मैंने क्या किया, हाइपोथेटिकली इनको टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे बॉन्ड बनाना है। तो मैंने कार्बन फर्स्ट को यहाँ रखा, सेकंड को ऐसे, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को ऐसे, फिफ्थ को ऐसे, सिक्स को ऐसे, ताकि यहाँ पे मैं बॉन्ड बना सकूं और रिंग क्रिएट हो। ओके, अब मुझे पता है कि भाई ये तो कार्बन सिक्स है, ये है कार्बन फिफ्थ, तो मुझे तो फिफ्थ का कार्बन का OH ग्रुप चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया कि मैंने समझा कि ये जो कार्बन नंबर फिफ्थ है, कार्बन नंबर फिफ्थ है, इसने कितने बॉन्ड बनाए भाई, इसने यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, ऑब्वियस बात, इनके मैंने लिखे नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं, वरना घिचर पिचर हो जाएगी करके नहीं लिखा। इसने नीचे OH लगाया तो ऊपर आपका H होगा, और एक साइड इसने किससे बॉन्ड बनाया, CH2OH। देखो CH2OH को तोड़ोगे तो भाई पूरा मिल जाएगा, लेकिन मैं कंसीडर कर रही हूँ कि ये जो कार्बन फिफ्थ है इसने कितने बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ, एक OH के साथ, एक इस रिंग के साथ, और इस एक CH2OH के साथ। अब मुझे पता है कि भाई ये कार्बन फिफ्थ का OH ग्रुप आपका अटैक करने वाला है इस कार्बोनिल से, तो मेरे को क्या करना है, इस OH को लगाना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, बस शिफ्टिंग, इसको OH को यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, और हाइड्रोजन नीचे आ गया। तो देखो मेरे को क्या मिला, सब कुछ बिल्कुल सेम है। ये जो फिफ्थ कार्बन है इसका जो CH2OH है मैंने ऊपर कर दिया, देखो ऊपर चला गया, हाइड्रोजन नीचे चला गया, देखो हाइड्रोजन नीचे चला गया, और OH यहाँ चला गया, देखो OH यहाँ पे चला गया। अब क्या होगा, बस वही चीज होगा जो बताया था। अब ये जो OH है ये अप्रोच करेगा इस पे, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा, जैसे मैं बना के दिखाऊं, एक, दो, तीन, चार, पांच, एंड यहाँ पे ये है कार्बन, इसके पास क्या हुआ, यहाँ पे O था और जाएगा H, यहाँ से H आएगा और यहाँ से आएगा H, और यहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से एक क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर कोई बॉन्ड क्रिएट होगा, बाकी इसके पास क्या होगा, CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा H। तो देखो वही चीज है, ऊपर ही जैसा बन गया, देखो ये थोड़ा घिचर पिचर हो गया, बाकी ऊपर की तरह आपका यहाँ पर वो ये चीज बन गया। तो ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कुछ भी नई चीज नहीं है, बहुत बेसिक है। ओके, अब देखो, अब हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो आपका ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म है ये दो फॉर्म में रहता है, आइदर एक होता है अल्फा ग्लूकोज, एक होता है बीटा ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज क्या है, बहुत आसान सी बात है। देखो ये बोलता है जो कार्बन नंबर फर्स्ट है इसमें अगर OH ग्रुप आपका अबव द प्लेन है, मतलब प्लेन के ऊपर है, आप यहाँ पे देखो ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखो OH ग्रुप ऊपर है ना, तो OH ग्रुप ऊपर है तो इसे हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसी को बदल दूं, OH को मैं नीचे कर दूं, H को ऊपर कर दूं, जब अगर मैंने क्या किया, OH को नीचे कर दिया और H को ऊपर कर दिया, तो भाई ये भी तो ग्लूकोज है, लेकिन ये अब हमारा क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, ये याद रखना, कार्बन नंबर फर्स्ट का डिफरेंस होता है। अगर कार्बन नंबर फर्स्ट में OH ऊपर हुआ तो ये आपका अल्फा ग्लूकोज, OH नीचे हुआ तो ये होगा बीटा ग्लूकोज। डन, इतनी सी चीज है, ठीक है। अब ग्लूकोज समझ के, अब देखो फ्रक्टोज भी सेम चीज का ही है। फ्रक्टोज को अगर आप ओपन चेन फॉर्म में लोगे तो इसमें क्या होता है भाई, सब कुछ सेम है, कार्बन सिक्स, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन सिक्स, सब कुछ बिल्कुल सेम है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर को कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहां एल्डिहाइड होता है, यहाँ कीटोन है। अब वहां एल्डिहाइड कार्बन नंबर फर्स्ट पे होगा बोला था, लेकिन कीटोन आपका कार्बन नंबर सेकंड पे होगा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ये चीज अभी आपको क्लियर भी आएगा। और अब यहाँ पे को ना, जब आप देखो, जब आप इसका साइक्लिक फॉर्म बनाओगे तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। भाई आप बोलोगे ऊपर 6 मेंबर्ड रिंग बनी थी, यहाँ 5 क्यों बन गई, भाई दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। देखो ये है लीनियर स्ट्रक्चर, हमने क्या बोला, फॉर्मूला है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन क्या है 6, यही तो फॉर्मूला है, जैसे आपका ग्लूकोज का था सेम वैसे फ्रक्टोज का है। इसमें मैंने अपने 6 के 6 कार्बन लगाए, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये आपका 6। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर, क्योंकि मेरे पास फ्रक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, तो फ्रक्टोज में तो मेरे पास कीटो ग्रुप होगा। अब देखो क्या मैं कीटो को फर्स्ट में लगा सकती हूँ, नहीं। कीटो लगाने के लिए, यानी कि C डबल बॉन्ड हो O होने के लिए, कीटो बनाने के लिए इसके इस साइड भी कोई R ग्रुप और इस साइड भी R ग्रुप होना चाहिए। तो अगर मैं इस कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अगर मैं फर्स्ट में कीटो लगा दूं तो क्या पॉसिबल है, ऐसा नहीं। देखो ये कीटो ग्रुप है तो इसके यहाँ एक आर ग्रुप होना चाहिए, तो भाई ऊपर कोई आर ग्रुप लगा दूंगी तो ये तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा ना, कार्बन के काउंट ही बिगड़ जाएंगे। तो दोनों साइड आर ग्रुप होने के चक्कर में हम लोग
यानी कि कार्बन नंबर सेकंड को कीटो ग्रुप बनाते हैं, ताकि ये इस कीटो के लिए ये एक आर ग्रुप है और ये एक आर ग्रुप हो, तभी तो कीटो बनेगा। कीटो ही बनाना है ना, अगर यहाँ पे फर्स्ट में लगाऊंगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। चीज आपने सेकंड नंबर पे कीटो लगा दिया, बाकी सब में सेम चीज रहेगा। देखो मैं इसे खोल के लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास क्या होगा, OH ग्रुप होगा, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो इस वजह से हमने CH2OH लिखा था। सेकंड में कीटो आया, थर्ड में सेम ग्लूकोज की तरह थर्ड में OH ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, बाकी सारे केसेस में OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में होगा। लास्ट वाला भी CH2OH कैसा है, ये कार्बन है, इसके साथ राइट हैंड साइड में OH है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो CH2OH CH2OH, यहाँ कीटो और यहाँ पे ऐसा, समझ में आया। अब अगली चीज क्या है, इससे 5 मेंबर रिंग क्यों बन रही है वो भी बताती हूँ। भाई 5 मेंबर इसलिए बन रही है क्योंकि ऊपर वाले केस यानी कि ग्लूकोज के केस में क्या था, हमारा जो 5th कार्बन था वो किससे अप्रोच कर रहा था, कार्बन नंबर फर्स्ट से, इस वजह से 6 मेंबर रिंग बन रही थी। यहाँ पे हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है, देखो ग्लूकोज में कार्बोनाइल कहाँ पे प्रेजेंट था, कार्बन फर्स्ट पे, लेकिन कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन सेकंड में। तो कार्बन सेकंड में अप्रोच होगा ना, 5th कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अप्रोच करेगा आपके कार्बन नंबर सेकंड। तो पहले जब कार्बन नंबर फर्स्ट से हो रहा था तो 6 मेंबर्ड बनी, अब सेकंड से हो रहा है तो कितनी बनेगी, 5 मेंबर्ड, यानी कि यहाँ पे होता तो 6 मेंबर्ड बनती, यहाँ पे है तो अब एक रिंग छोटी हो गई तो बन गया 5 मेंबर्ड। ओके, बाकी देखो स्ट्रक्चर आपका वही है, अगर देखोगे तो ये अप्रोच करेगा यहाँ पे, देखो OH ग्रुप है, ये अप्रोच करेगा, नेगेटिव चार्ज है, ये अप्रोच करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, तो ये अप्रोच करेगा कुछ ऐसे और इसके पास क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, यहाँ पे क्या OH, इसके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ से ये ऐसे बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो वही चीज है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया, इसके एक साइड पे क्या हो जाएगा, देखो ये है CH2OH, इसके एक साइड क्या, देखो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे OH था, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, इसने अप्रोच किया यहाँ पे, कैसे भाई, ये कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे बॉन्ड आपका टूटेगा तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से तो इसने अप्रोच किया, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर कोई एक बॉन्ड क्रिएट किया इसके साथ, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया, इसके पास, यानी कि ये OH बन गया और आप बोल सकते हो ये OH बन गया, और इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक इसको एक ब्रिज बना के इस कार्बन के साथ, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब आप देखो ये ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे लिया, इसका जो फर्स्ट कार्बन है ये है फर्स्ट कार्बन, कार्बन नंबर फर्स्ट, इसके पास कौन सा ग्रुप है, एक है CH2OH, एक है OH, तो देखो CH2OH और दूसरा है OH। सेकंड में क्या है OHH, तो देखो OHH। थर्ड में क्या है HOH, तो देखो HOH। फोर्थ में क्या है, ये है आपका CH2OH और H, तो देखो CH2OH और H। तो हमने क्या कर दिया, इस फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका लीनियर फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आसान है। तो ये था आपका ग्लूकोज का साइक्लिक और फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म। ओके, अब वो है आइसोमेरिज्म, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, वरना बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, एक अच्छा पॉइंट ये होगा एग्जाम में। देखो आइसोमेरिज्म मतलब क्या हुआ, देखो हमको पता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, हमको पता है कि आइसोमर्स क्या होता है, जिनका फॉर्म लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की बात करते हैं तो भाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अगर आप गैलेक्टोज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं तो सबका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, लेकिन इन सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आइसोमर, बिकॉज आइसोमर वो कंपाउंड होता है जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ओके, तो जैसे ही बोल रहे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देखो इसको दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी क्या हुआ है, ये बोले ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को अगर आप देखोगे तो दोनों का फॉर्मूला है कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। तो दोनों में अगर आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को काउंट करो तो दोनों में आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एटम्स है, जो ग्रुप है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग कर दिया, जिस वजह से हमको अलग अलग स्पेसिफिक, यहाँ पर को एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे मैंने कीटो ग्रुप लगा दिया। देखो मैंने सबको, देखो ये वाली चीजें सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस डिफरेंस यहीं पर आया है। मैंने क्या किया, पहला जो कार्बन था उसमें आपको CHO लगा दिया तो ग्लूकोज बन गया,
CH2OH लगा दिया, फ्रक्टोज बन गया। तो देखो ये दोनों में क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। ओके, तो आपने ऐसा लिखना है कि आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली, एक होता है एनोमर्स, एक होता है एपीमर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनोमर एंड एपीमर। देखो एनोमर्स क्या होता है, एनोमर्स आपको वो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनका फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, बाय द कार्बन फर्स्ट। मतलब उन दोनों में हर चीज सेम है लेकिन कार्बन नंबर 1 जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उसे हम बोलेंगे एनोमर। और अगर कोई स्पीसीज है जिनका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कार्बन नंबर 1 को छोड़ के किसी भी पोजीशन पे, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, कार्बन सिक्स, किसी भी कार्बन में डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से अगर कोई स्पीसीज मिलती है, दैट इज एपीमर। जैसे बना के भी दिखाती हूँ। देखो ये बोल रहा है जैसे आप अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज को ले लो। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज में मैंने क्या बोला था, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कार्बन नंबर फर्स्ट पे। अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे प्रेजेंट है, प्लेन की, ये प्लेन है, अगर इसके नीचे प्रेजेंट है तो ये अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, अगर ये ऊपर प्रेजेंट है तो बीटा ग्लूकोज। तो देखो इन दोनों में सब कुछ सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, दोनों का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है तो सिर्फ इस OH ग्रुप की वजह से। पहले केस में अगर OH नीचे प्रेजेंट है तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा, अगर OH ऊपर प्रेजेंट है तो ये बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। इट मीन्स इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है नंबर 1 की वजह से। इसमें कार्बन नंबर 1 में OH नीचे है, इसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है। इसके अलावा कोई सी दूसरे कार्बन में डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो हम बोलेंगे पहली चीज कि ये दोनों आइसोमर है। क्यों है आइसोमर, बिकॉज भाई दोनों का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, यानी कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस वजह से ये आइसोमर है। आइसोमर की कैटेगरी में भी कौन से वाले हैं, एनोमर या फिर एपीमर। तो अभी हमने पढ़ा था कि वो आपके कार्बन नंबर 1 से डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स हैं। क्यों है, एनोमर्स आपके वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें डिफरेंस कहाँ आता है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 में। यहाँ पे हमको कार्बन नंबर 1 की वजह से तो डिफरेंस मिल रहा है, इस वजह से ये क्या हुए आपके एनोमर्स। ओके, लेकिन इसके अलावा मैं मैनोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की बात करूँ तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और मैनोज का एंड गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के आइसोमर है क्योंकि इन तीनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट है कौन सी पोजीशन से, अगर आप देखोगे ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया, पहली पोजीशन में CHO, थर्ड पोजीशन में आपका OH ग्रुप आपका लेफ्ट साइड पे होगा, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, बाकी हर जगह आपका OH राइट हैंड साइड पे होगा, बिल्कुल सेम। ओके, उसके बाद मैनोज एंड गैलेक्टोज को देखोगे तो मैनोज ग्लूकोज से डिफरेंट होता है सिर्फ कार्बन नंबर सेकंड पे। अगर आप मैनोज में देखोगे तो पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज के सिमिलर है लेकिन डिफरेंस कहाँ है, कार्बन नंबर सेकंड, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड। देखो हमने बोला था ग्लूकोज में सिर्फ कार्बन नंबर थर्ड का हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेकिन मैनोज में कार्बन नंबर थर्ड के साथ साथ कार्बन नंबर सेकंड का हाइड्रोक्सी ग्रुप भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो देखो मैनोज एंड ग्लूकोज सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, डिफरेंस किसकी वजह से है, कार्बन नंबर सेकंड की वजह से। ग्लूकोज में कार्बन नंबर सेकंड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड होता है लेकिन मैनोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है और बाकी सारी चीजें सेम है। तो डिफरेंस किसकी वजह से आया, कार्बन सेकंड की वजह से आया। तो ऐसे आइसोमर्स जो कि कार्बन नंबर फर्स्ट के अलावा किसी दूसरे कार्बन की वजह से डिफरेंट है, उन्हें हम बोलते हैं एपीमर्स। तो मैं बोल सकती हूँ ग्लूकोज एंड मैनोज क्या है, एक दूसरे के एपीमर है, मतलब ऐसे आइसोमर है जो कि कार्बन नंबर फर्स्ट के अलावा किसी दूसरी पोजीशन से डिफरेंट है। सेम वैसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की बात करोगे तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का भी सब कुछ सेम है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, कार्बन नंबर फोर्थ की वजह से। अगर आप इसका कार्बन नंबर, सॉरी थोड़ा हैंग कर रहा है, तो ये है इसका कार्बन नंबर 4। तो देखो हमने क्या बोला था कि कार्बन नंबर 4 में क्या होगा, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ग्लूकोज में कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे होगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, कार्बन नंबर 4 की वजह से है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, एपीमर्स होंगे। इतनी सी बात आपने करनी, ठीक हो गया। तो दो टाइप के आइसोमर्स हमको देखने को मिलते हैं, एनोमर एंड एपीमर्स। एनोमर तब होंगे जब आपके कार्बन नंबर 1 की वजह से डिफरेंस आएगा, एपीमर तब होंगे जब आपके अदर देन कार्बन नंबर 1 की वजह से डिफरेंस आएगा, दैट इज एपीमर एंड एनोमर। ओके, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया, लेक्चर काफी लेंथी हो जाता है बट मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको मैं सब कुछ कवर करा सकूं। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप इसे एग्जाम में डालते हैं तो। ओके, क्योंकि पूरे मोनोसेक्राइड को आइसोमर्स के तरीके से भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक अच्छे लेवल का आंसर आपका बन जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक
नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज देखो एक ही मोटिवेशन होता है, वो ये जैसे मुझे पता चले कि हाँ मेरे लेक्चर्स किसी को पसंद आ रहे हैं, किसी के लिए हेल्पफुल है, वो है आपका सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप लेक्चर को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, मैं भी काफी मोटिवेटेड रहती हूँ, तो प्लीज अपने साइड से आप इतना कर लीजिएगा। बाकी इस लेक्चर को अभी फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।